अस्सलाम वालेकुम जी, किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूँ अली अमार यासिन। पिछली वीडियो में मैंने विलियम डाल्रंबर की किताब अनारकी में से सिराजुद्दौला और उसकी शिकस्त की कहानी आपको सुनाई थी, और उस शिकस्त में मीर जाफ़र का किरदार और जगत सेठ का क्या किरदार था वो आपको बताया था। अब मैं आपको बक्सर की जंग के बारे में बताऊंगा, जो कि अगेन एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की तारीख का। और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और उसमें जो दीवानी के राइट्स दिए गए अंग्रेज़ों को, वो क्या थे, किसने दिए और उसका क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इन किताबों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये किताबें जो मेरे पास इस वक्त पढ़ी हैं, इनमें से अक्सर किताबें आप लोगों के लिए हैं, तमाम तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर किताबें आप लोगों के लिए ही हैं। मेरे पेज के जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किताबें कैसे जीत सकते हैं। अगर आपने अभी ये वीडियो मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी वीडियो आप देखेंगे, इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और इसके अलावा किताबों के बारे में मेरे इस पेज पर लाइव सेशंस भी होते हैं, उनके पर आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप हमारे पेज के टॉप फैंस में आ जाएंगे, और टॉप फैंस में मैं फिर ये किताबें तकसीम करता होता हूँ। अब मैं बात करूँगा बक्सर की जंग की। बक्सर की जंग में 3 हिंदुस्तान के हुक्मरान थे जो कि अंग्रेज़ों के मुकाबले में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में। तो वो जो 3 थे उनका मैं बारी-बारी थोड़ा तारुफ़ करा देता हूँ। इसमें सबसे जो पहले हुक्मरान हैं, बड़े अहम हैं, उनका नाम है शाह आलम सानी। शाह आलम सानी साहब जो है वो दिल्ली में रहते हैं, मुग़ल ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। वहाँ से वो भागते हैं और उनकी जो रियासत है वो कोई है नहीं उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्योंकि मैं मुग़ल ख़ानदान से हूँ तो मैं अब जो है हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहत दोबारा से कायम करूँगा। उस हद तक मुग़ल बादशाहत बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मैं जना मुग़ल बादशाहत दोबारा से कायम करूँगा। लोग उनके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, हज़ारों लोग उनके साथ आ जाते हैं। कोई प्रॉपर इलाका है नहीं उनके पास। बहरहाल जी वो वहाँ से दिल्ली से निकलते हैं। दिल्ली में हालात नासाज़गार होते हैं। वो बंगाल में आते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों का होल्ड होता है। यहाँ पे अंग्रेज़ों से जंग होती है जिसमें उन्हें शिकस्त हो जाती है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जी उन्हें कहते हैं कि आपको वैसे तो शिकस्त हो गई है, लेकिन आप हमारे साथ वैसे सुलह कर लें। हम आपको ये वादा करते हैं हम आपके साथ कि हम आपको दिल्ली दोबारा लेके जाएंगे और तख्त ताऊस पे बिठाएंगे, यानी जो पीकॉक थ्रोन मुग़लों का जो तख्त होता था उसे तख्त ताऊस कहते थे, उधर हम आपको बिठाएंगे, आप हमारे साथ जो है वो सुलह कर लें। शाह आलम सानी का ऑप्शन कोई था नहीं, जंग वो वैसे ही हार चुका था। उसने कहा चले जी ठीक है, अब मेरी आपसे सुलह हो गई तो अब आप मुझे ले जाएं। लेकिन इसके बाद जो है अंग्रेज़ उसको वो ले के नहीं जाते दिल्ली में, वो उधर ही बेचारा बैठा रहता है बड़ा तवील अरसा कि मुझे कब लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, लेकिन वो मामलात को टालते रहते हैं जी कि जी अभी हालात ठीक नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। शाह आलम सानी साहब तंग आकर वहाँ से उठते हैं और ऊद के हुक्मरान शुजाउद्दौला के पास आ जाते हैं, जो कि इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। शुजाउद्दौला जैसा कि आपने अभी इस पिक्चर में भी देखा होगा, बड़े बारोब शख्सियत के मालिक थे, बड़ी-बड़ी मूँछें थी, ताकतवर उनकी फ़ौज थी, बड़ा डेल डोल के वो बंदे थे, और अच्छी खासी उनकी ताकतवर रियासत थी। उनके पास शाह आलम सानी साहब बतौर मेहमान चले जाते हैं कि जी मैंने अभी आपके पास रहना है। तीसरा जो एक किरदार है वो है जी मीर कासिम का। मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र जिसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी उसके दामाद है। मीर जाफ़र ने वादा किया था अंग्रेज़ों के से कि जी आप मुझे हुकूमत दें तो मैं आपको इतने पैसे दूँगा हर साल। लेकिन जब हुकूमत में वो आ गया, उसे अंग्रेज़ों ने बिठा तो दिया तख्त पे बंगाल के, लेकिन हुकूमत वो चला नहीं सका। टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर सका। बंगाल में तिजारत बड़ी तबाह हो गई और बड़ा नुकसान हुआ, तो जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों को पैसे नहीं दे सका। तो अंग्रेज़ों ने उसे फिर वहाँ से हटा के उसके जो दामाद है मीर कासिम को उन्होंने तख्त पे बिठा दिया। उन्होंने कहा जी ये बंदा हमें बड़ा काबिल लगता है, ये हमारे पैसे हमें रिकवरी देगा और यूँ हमारा जो सिलसिला चलता रहेगा। मीर कासिम सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा मुंतज़िम साबित होता है। वो ना सिर्फ ये कि टैक्सेस का निज़ाम बेहतर बनाता है, वो अमन अमान कायम करने की भी पूरी कोशिश करता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपनी फ़ौज को भी अपडेट करता है, नए फ़ौजी भर्ती करता है, जो असले जात होते होंगे वो उनको अपडेटेड लेके देने की कोशिश करता है। मतलब वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा होता है कि वो अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले की एक फ़ौज तैयार करे, जो कि ज़ाहिर है इतनी एक आसान बात नहीं थी। इन्हीं दिनों अंग्रेज़ों से उसके जो है वो फटे शुरू हो जाते हैं। वो अंग्रेज़ों को कहता है कि यार मैंने टैक्स लेके तुम लोगों को पैसे देने हैं, लोगों से टैक्स लेके तुम्हें पैसे देने हैं, तुम्हारे आदमी जो बंगाल में तिजारत करने के लिए आते हैं वो मुझे टैक्स ही नहीं देते। तो जब वो टैक्स नहीं देते, वहाँ से मेरा इतना नुकसान हो रहा है, तो अगर तुम अपने बंदों को कहोगे जैसे बाकी टैक्स दे रहे हैं तुम तो टैक्स दो। अंग्रेज़ कहते हैं तुम्हें तख्त पे बिठाया ही हमने, हम तुम्हें क्यों टैक्स लें। यूँ ये पता चलता है तो मीर कासिम एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है। वो कहता है कि जी ऐलान करता है पूरे बंगाल में कि जी क्योंकि मैं अंग्रेज़ों से टैक्स नहीं ले सकता, वो बड़े ताकतवर हैं जी, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे बंगाल के जितने भी लोग हैं सब पे टैक्स माफ़ कर देता हूँ। सो इट वॉज़ अ वेरी बिग ब्लो बैक, और बड़ी इंसल्ट होती है अंग्रेज़ों की, और वो बतौर एक बदमाश के तौर पे ही मशहूर होते हैं कि यार ये तो एक लाकानूनियत को फॉलो कर रहे हैं।
वैसे भी कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन इस कदम के बाद जो है मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को बैक फुट पे जाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके इख्तिलाफात बढ़ते गए, जंग होती है, और ये जंग जो शुरू में लग रहा था कि मीर कासिम साहब जीत जाएंगे, अगेन एक मिस फॉर्चून की वजह से, बदकिस्मती की वजह से वो जंग जो है हार जाते हैं, और वो भी फिर अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर फौजियों को लेकर पहुँच जाते हैं ओध के हुक्मरान शुजाउद्दौला के पास। अब शुजाउद्दौला ऑलरेडी बड़ी रौबदार पर्सनैलिटी का मालिक है। अब उसके पास फिर दो हिंदुस्तान के बड़े हुक्मरान भी आ गए हैं, शाह आलम सानी, जिसे अंग्रेज़ों ने भी कहा है कि भाई ये हमारी तरफ से बादशाह यही है हिंदुस्तान का, और पूरा हिंदुस्तान शाह आलम सानी को जो है बादशाह तस्लीम करता है। दूसरी तरफ से मीर कासिम, जिसकी इंतज़ामी सलाहियतों के, जिसकी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं, वो भी शुजाउद्दौला के पास आ गए। तो शुजाउद्दौला ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब बहुत बड़ी कोई हस्ती हूँ, और मेरे जो है काबिलियत का, मेरी जुर्रत, बहादुरी का और मेरी ताकत का पूरा ज़माना अब मोतरफ़ हो गया, तो मैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकाल के बाहर फेंक दूंगा, और मैं दोबारा से जो है शाह आलम सानी को तख्त पे लेके जाऊंगा। तो वो शाह आलम सानी को कहते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने आपसे बहुत वादे किए हैं, लेकिन उन्होंने वादा नहीं पूरा किया, अब हम चलते हैं, अंग्रेज़ों को शिकस्त देते हैं, हम तीनों बड़े ताकतवर हैं, बड़ी हमारे पास फ़ौज है, हम उनको शिकस्त दे देंगे, आपको हम तख्त पे बिठा देंगे। शाह आलम सानी अंग्रेज़ों से जंग लड़ चुका है, वो हार चुका है अंग्रेज़ों से जंग, और वो उसके दिल में जो है वो डाउट्स हैं कि अभी भी हम जब जंग लड़ने जाएंगे तो पता नहीं जीतते हैं नहीं जीतते। मीर कासिम है, वो भी अंग्रेज़ों से जंग हार के आया बैठा है, वो भी बड़ा मोहतात रहना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि मेरी जो थोड़ी बहुत फ़ौज बची हुई है ये भी मारी है। एनीओ जी, ये शुजाउद्दौला इन दोनों को लेके पहुंच जाता है, और शुरू में तो इनको फतूहात मिलती हैं, लेकिन बक्सर के मैदान में प्रॉपर जंग होती है, और उसमें अंग्रेज़ भी पहुंच जाते हैं। मतलब मुंदरू 10,000 फौजी लेके आता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस 10,000 फौज में, बल्कि 10,000 से भी कम थे, अंग्रेज़ 1,000 भी नहीं थे, बाकी जो 8-9 हज़ार थे वो मकामी इंडियंस ही थे, वो हिंदुस्तान के ही थे, जो कि अंग्रेज़ों के तनख्वाहदार थे, और उन्हीं के ही वो ट्रेंड लोग थे। इधर जो ये जो 3 लोग हैं, ट्रिपल अलाइंस है, इनके पास कुछ 40-50 हज़ार लोग हैं, कुछ लोगों ने लाख का भी कहा है, लेकिन विलियम डालिम्पल या जो बाकी जो लोग बड़ा सेफ लेके चलते हैं, कहते हैं कि जी कम से कम भी 40-50 हज़ार बंदे हैं, यानी कि 4-5 गुना ज़्यादा फ़ौज है मुग़ल इन लोगों के पास, हिंदुस्तानियों के पास। एनीवे जी, जंग शुरू होती है। अब शाह आलम सानी ऑलरेडी अंग्रेज़ों के साथ राब्ते में है, वो ये सोच रहा है कि जी मैं जंग हार गया, अगर ये जंग शुजाउद्दौला हार जाता तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ अंग्रेज़ों ने वादा तो किया ही हुआ है ना कि तुम्हें हम तख्त पे बिठाएंगे, क्या पता बिठा ही दें, तो अगर शुजाउद्दौला हार गया तो उन्हें मुझे भी लटका देना है कि जी तुम भी आगे थे हमारे साथ जंग लड़ने में। वो अंग्रेज़ों को खतूत लिखता है कि जी मैं बड़ा बेदिली से ही आया हूँ, जंग में मैंने प्रॉपर हिस्सा नहीं लेना, तो अगर आप जंग जीत गए हैं तो भाई आपकी और मेरे जो ताल्लुकात हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले थे। शाह आलम सानी अपने ज़हन में ये सोच रहा होता है कि मैं शुजाउद्दौला से भी ऊपर हूँ और मैं अंग्रेज़ों से भी ऊपर हूँ। कॉन्फिडेंस चेक करो आप लौंडे का कि उसके पास रियासत कोई नहीं है। शुजाउद्दौला के पास भी वो एक तरह से पनाह ही लिए हुए, अंग्रेज़ों के पास भी जो है वो कोई उसका ज़ोर नहीं चलता। अंग्रेज़ों ने उसे वैसे लारा लगाया हुआ कि भाई तू हमारा बस बादशाह तू ही है, लेकिन उसकी वो बात नहीं मानते। लेकिन अपने जहन में वो ये सोच ही बैठा है कि जी मैं इन दोनों से ऊपर हूँ, तो मैं ऊपर हूँ, ये दोनों नीचे आपस में लड़ रहे हैं, मुझे नीचे आके लड़ाई में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसने कहा जी ये दोनों लड़ते रहे, मैं जंग में प्रॉपर नहीं पार्टिसिपेट करना। वो प्रॉपर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बेदिली से वो जंग में हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ मीर कासिम है, वो बहुत ज़्यादा मोहतात है, वो कहता है कि जी मेरे पास फ़ौजी काम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जब जंग शुरू होती है तो मीर कासिम और जो दूसरे शाह आलम सानी साहब थे, इन्होंने अपनी फ़ौजें मैदान जंग में उतारी ही नहीं। शुजाउद्दौला अपना जो है वो पूरा लाओ लश्कर लेके मैदान जंग में कूद गया, और उसके जो सिपाही थे वो टूट पड़े अंग्रेज़ मोर्चों पे, और अंग्रेज़ों ने भी डेफिनेटली पूरी प्लानिंग की थी, वो भी बड़ा रेजिस्ट कर रहे थे, बड़ा दिफा वो कर रहे थे। तो शुजाउद्दौला की जो कैजुअलिटीज़ थी वो बहुत बढ़ने लगी। अब वो देख रहा है कि मैं अकेला लड़ा हूँ और मीर कासिम जो है वो मकसद ये है कि वो जंग में हिस्सा ही नहीं ले रहा। वो पागल है, उसने कहा यार, बंदे उसने भेजने शुरू कर दिए, थोड़े से बाद बंदे भेजता था मीर कासिम को, कहता है यार तुम जंग में हिस्सा लो, जंग में हिस्सा लो, क्यों नहीं तुम पार्टिसिपेट कर रहे, यार मैं मर रहा हूँ वगैरह वगैरह। मीर कासिम ने नहीं पार्टिसिपेट किया, उसने यही सोचा कि अंग्रेज़ मोर्चों में बैठे हैं, अभी उन पर अटैक करना, बंदे मरवाने वाली बात है, तो मेरे पास बंदे वैसे ही थोड़े हैं। तो ये सूरत हाल थी कि एक जो 3 लोगों में से एक बंदा ऑलरेडी अंग्रेज़ों के साथ राब्ते में है, बाकी जो दूसरा बंदा है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है जंग में, और जो तीसरा है वो बेचारा अकेला लड़ी जा रहा है। ना उनके पास कोई कोऑर्डिनेशन है, ना ही कोई उनकी यूनिफाइंड कोई उनका कमांड का सिस्टम है।
तो अपनी अपनी जंग हर बंदा लड़ रहा है, तो वो उसमें शुजाउद्दौला के बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। उसके जो तेलंगा थे जो कि हिंदू साधु टाइप थे, जो कि नंग धड़ंग फिरते थे, वो बहुत ही ज़्यादा दलेरी से लड़ा करते थे। तो वो शुजाउद्दौला की तरफ से जाते थे और वो अंग्रेज़ों पे हमले करते थे। वो मर भी रहे हैं, लड़ाई जारी है नहीं हो। इतना ज़ोरदार हमला किया शुजाउद्दौला ने कि अंग्रेज़ों की जो सफ़ें हैं वो थोड़ी सी उखड़ गई। थोड़ा सा उनकी सफ़ों में बेचैनी पैदा हुई, उनके कुछ लोगों ने भागना शुरू कर दिया। हालांकि बड़ी डिसिप्लिन्ड फ़ौज थी अंग्रेज़ों की, मोर्चों में बैठे रहे, शदीद हमले के बावजूद वो लोग मोर्चों में बैठे रहे, फिर भी कुछ लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर दिया अंग्रेज़ फ़ौज में से। जब शुजाउद्दौला की फ़ौज ने देखा कि यार ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ़ौजी तो भाग रहे हैं, उन्होंने कहा जी बस अब हम जंग जीत चुके हैं, और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने, और जैसा कि उस वक्त हिंदुस्तान का और ये रिवाज हुआ करता था कि जंग जीतने के बाद दुश्मन का सालो सामान लूटा जाता था, उन्होंने अंग्रेज़ों का जो रिहायशी खैमे लगे हुए थे उधर उन्होंने अटैक कर दिया और उन्होंने वहाँ पर लूट मार मचानी शुरू कर दिए। उधर जो अंग्रेज़ जर्नल था मुनरू, वो देख रहा था कि यार अभी तो ये लोग इस काम में लगे हैं, मैदान जंग से इनका रुझान जो है वो अब हट गया, अब ये लूट मार पे लगे। उसने जो फौजी जा भी रहे थे उनको भी उसने बुलाया वापस, उनका जी अब ज़ोरदार अटैक करो। उन्होंने एक ऐसा ज़ोरदार जवाबी हमला किया कि शुजाउद्दौला और बाकी लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये लोग जो भाग रहे हैं वापस भी आ सकते हैं। तो जनाब वो भाग गए, शुजाउद्दौला भी भाग गए और बाकी लोग भी वहाँ से भाग गए। तो अंग्रेज़ों ने वो बक्सर की जंग जीत ली और पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई कि जी 3 बहुत ताकतवर हुक्मरान आए थे और अंग्रेज़ों ने उन सबको शिकस्त दे दी। अच्छा, ये तो शिकस्त होने के बाद इसका आफ्टर मैथ होता है, वो इससे भी ज़्यादा तबाहकुन है। वो ये है कि जी अंग्रेज़ों ने फिर पीछा किया शुजाउद्दौला का भी, और शाह आलम सानी के साथ तो वैसे ही उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए थे। तो फिर वो मज़ीद मीर कासिम के पीछे भी बंदे अपने लगा देते हैं। मीर कासिम बेचारा वो भी दौड़ता भागता कहीं पे मारा जाता है, गुमनामी की और कह लेंगे गुर्बत की मौत जो है वो मारा जाता है। शुजाउद्दौला और शाह आलम सानी को अंग्रेज़ों ने घेर लिया और उनको शिकस्त दी, और फिर उनसे एग्रीमेंट लिया कि जी शुजाउद्दौला ने कहा जी मैं आपको 50 लाख रुपए भी दूंगा और सालाना आपको इतना जो पैसे भी दिया करूँगा। शाह आलम सानी के साथ जो अंग्रेज़ों ने एग्रीमेंट किया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, और इस एग्रीमेंट ने हिंदुस्तान की तारीख़ बदल दी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हिंदुस्तान की सियासत में किरदार था वो बदल दिया। देखें, किसी भी हुकूमत को वो लोग चला रहे होते हैं जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का जिन लोगों के पास इख्तियार होता है, कहा जाता है हुकूमत वही लोग चला रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में जो हुकूमत, पंजाब में जो हुकूमत है वो जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि यही लोग ही हुकूमत कर रहे हैं। अगर जो पार्टी टैक्स कलेक्ट करेगी वही पार्टी हुकूमत कर रही होगी, तनख्वाहें उसी ने देनी होती हैं, मुल्क के जो तरक्याती मनसूबे उन्होंने चलाने होते हैं वगैरह वगैरह, जो रियासती मामला होते हैं वो उन्होंने उसी टैक्स कलेक्शन से, रेवेन्यू से ही कलेक्ट करने होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले ये तो किया था कि जी उन्होंने किसी को हुक्मरान बनवा दिया, मसलन मीर जाफ़र को बनवा दिया, फिर मीर कासिम को बनवा दिया। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपने लोगों को हुक्मरान बनवा देते थे और उनके जो लोग होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते रहते थे, फिर उस टैक्स में से पैसे देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अब इन्होंने कहा जी टैक्स ही हम कलेक्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन मोरल उनके पास इख्तियार कोई नहीं था, वो एक तिजारती कंपनी थे, वो कोई हुकूमत तो थे नहीं कि चलें जी बरतानिया की हुकूमत आ गई है, उसने अटैक कर दिया है तो बरतानिया आप टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो तो बरतानिया की कंपनी थी, तो बरतानिया की कंपनी तो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। उन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट किया शाह आलम सानी के साथ कि जनाब आप हमें ये राइट्स दें कि अब शाह आलम सानी के बिहाफ पे नाम शाह आलम सानी का चलेगा और उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, रेवेन्यू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, इट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड करेगी ये पैसे कहाँ लगेंगे। शाह आलम सानी को कहा जी हम आपको सालाना इतने पैसे दिया करेंगे जिससे आपका जो खर्चा है वो बड़ा लश किस्म का चलता रहेगा, आप तख्त पे बैठे रहिएगा और अयाशी करिएगा, हमारी तरफ से आप बादशाह के तौर पे, लेकिन काम जो है पीछे हमारा चलेगा, टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और सारे मामला बाकी हम देखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट था जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपरली जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई। मकसद पहले भी थे लेकिन अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन भी शुरू कर दी और बादशाह एक तरह से इनका एक तनख्वाहदार बन गया। सो ये एक बड़ी अजीब सी एक बात होगी दुनिया की तारीख में। बहरहाल ये जो वाक़या है ईस्ट इंडिया कंपनी का और ये जो 3
हुक्मरानों ने बक्सर में जंग लड़ी। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले तो बात यह है कि जी नंबर मैटर नहीं करता जंग में। अंग्रेज़ों का नंबर कम था, वो 1/4 हिस्सा थे। इधर हिंदुस्तानियों के पास 4-5 गुना ज़्यादा फ़ौज थी, लेकिन अंग्रेज़ों की फ़ौज डिसिप्लिन थी, जदीद हथियार थे, वो जीत गए। इनके पास ना ही कोऑर्डिनेशन थी हिंदुस्तानियों के पास, मुसलमानों के पास, ना ही इनके पास जदीद हथियार थे, ना ही इनकी फ़ौज डिसिप्लिन थी। तो इसलिए ये लोग ये जंग हार गए। सेकेंडली, इस जंग से कम मैंने ये सबक सीखा कि इधर जितनी भी जंगें हुई उसमें रिलीजन का रोल बहुत कम रहा है। मज़हब का नहीं था, ये ताकत और इख्तियार की जंग रही है। मसलन शाह आलम सानी और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, इनकी फ़ौज में हिंदू भी बड़े शामिल होते थे। अब बक्सर की जंग में भी जो तलंगा थे, वो बेसिकली हिंदुओं का ही एक, साधुओं का एक समझ लें कबीला था, जो कि नंग दड़ंग फिरा करते थे। उन्होंने शुजाउद्दौला की तरफ से जंग लड़ी और अंग्रेज़ों की जो है उन्होंने सफ़ें उलट पुलट करके रख दी। तो रिलीजन का इसमें नहीं, ये ताकत और इख्तियार की जंग थी, और इसमें जो है इसको मज़हब की जंग बनाना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात ये है कि जी किसी भी हुकूमत की जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मॉरल स्टैंडिंग होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर फ़ौज है जी, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास हुक्मरान उसके ज़ेरे साया हैं, लेकिन उसकी मॉरल स्टैंडिंग कोई नहीं है, अखलाकी तौर पर वो कहीं भी नहीं है। तो उनको एट द एंड शाह आलम सानी से ही लिखवाना पड़ा है। वो शाह आलम सानी जो कि उनका एक तरह से मती है, उनका ग़ुलाम कह लें, उनका मेहमान कह लें, जिसके पास कोई रियासत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग उसी शाह आलम सानी को ही मुग़लों की सैकड़ों साल पुरानी तारीख़ का और विरासत का, हुकूमत का वो वारस समझते थे। तो क्योंकि अखलाकी तौर पर और लोगों के जहन में जो बादशाह था वो शाह आलम सानी था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसी से ही लिखवाना पड़ा कि जी रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी मेरे भी बिहाफ पे। यानी बादशाह नॉमिनली सही, लेकिन शाह आलम सानी को ही उन्होंने बादशाह बनाए रखा, और ये सिलसिला तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ये 1764-65 की ये बात है, और 1857 की जंग तक ये बादशाह के इख्तियारात ऐसे ही थे, बादशाह बैठा होता था। बहरहाल 1857 के बाद जाके उन्होंने बादशाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो उन्होंने ख़त्म किया था। तो तकरीबन 100 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि बादशाह को तख्त पे वो बिठाए रखते थे, और बैक एंड पे वो खुद हुकूमतें बना रहे होते और चला रहे होते थे। बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये एक चैप्टर था इस किताब में से। मज़ीद भी मैं इसमें से इंटरेस्टिंग जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, कि टीपू सुल्तान का क्या अरूज था, और फिर वो उस अरूज से कैसे फिर वो शहादत की तरफ गए। कैसे एक ज़माने में जो अंग्रेज़ फ़ौजी थे हिंदुस्तान में, उनके 25% अंग्रेज़ फ़ौजी टीपू सुल्तान के कैदी हुआ करते थे। और फिर हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने फिर उनको शिकस्त दी, और वो उसके सारे अवामिल वो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये जो किताबें हैं इनको आप देखें कि आपको इनमें से कौन सी किताब चाहिए। हो सकता है जिस किताब का आप नाम लें वो मैंने देनी हो, और क्या पता वो आपको ही देनी हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।